ये कहानी है एक ऐसे बंदे की जिसे कोई मार ही नहीं सकता, चाहे फिर उसका हाथ काट दो, पैर काट दो या फिर गला ही क्यों ना काट दिया जाए। ये सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर खुद को फिर से जिंदा कर लेता है। लेकिन सब कुछ तब बदल जाता है जब उसकी मुलाकात होती है एक ऐसी लड़की से जिसे अगर कोई छू भी ले तो समझ लो उसकी जिंदगी के एल लग गए, उसका मरना तो तय है। अब ऐसे में हमारा हीरो उस लड़की के साथ रहकर मर पाएगा या नहीं, चलिए जानते हैं। कहानी शुरू होती है शिंजुकू सिटी से, जहाँ एक लड़की जिसका नाम फूको इजुमो है अभी अभी अपनी पसंदीदा रोमांटिक किताब पढ़कर खत्म करती है। वो सोचती है कि काश उसकी जिंदगी भी उस कहानी जैसी रोमांटिक होती, लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। फूको अकेली है, डरी हुई है और अब वो अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर चुकी है। वो एक ऊंची जगह पर खड़ी होती है और नीचे कूदने ही वाली होती है। तभी अचानक एक आदमी एंडी उसे चेतावनी देता है कि वो बहुत खतरनाक जगह पर खड़ी है। फूको उसे दूर रहने को कहती है और बताती है कि अगर उसने उसे छुआ तो उसे एक लाइलाज बीमारी लग जाएगी, लेकिन एंडी उसकी बात नहीं मानता और उसकी तरफ बढ़ता चला जाता है। अचानक एंडी खुद को जानबूझकर एक धारदार चीज से घायल कर लेता है। ये देखकर फूको घबरा जाती है और घबराहट में एंडी को पकड़ लेती है। एंडी हैरान होकर कहता है कि उसने आज तक ऐसी कोई बीमारी नहीं सुनी जो सिर्फ छूने से फैल जाए। तभी फूको सच बताती है। वो कहती है कि उसके पास एक अजीब ताकत है, जो भी उसे छूता है उसके साथ भयानक चीजें होना शुरू हो जाती हैं। अचानक एंडी का संतुलन बिगड़ता है और वो नीचे गिर जाता है। कुछ ही पलों में वो एक ट्रेन के नीचे आ जाता है। फूको टूट जाती है। उसे लगता है कि उसने एंडी को मार दिया, लेकिन तभी एंडी का कटा हुआ सिर उछलता हुआ फूको के पास आ गिरता है और उसका शरीर देखते ही देखते फिर से जुड़ जाता है। फूको ये सब देखकर सन्न रह जाती है। एंडी हंसते हुए कहता है कि आज वो खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता है क्योंकि उसकी मुलाकात फूको से हुई। डर के मारे फूको भागने लगती है, लेकिन एंडी उसे पकड़ लेता है। वो बताता है कि वो अनडेड है, यानी उसे मारा ही नहीं जा सकता। एंडी उससे उसकी ताकत के बारे में पूछने ही वाला होता है कि तभी उसे पुलिस की आवाज सुनाई देती है। एंडी अपने खून की मदद से आसमान में उड़ते हुए शहर से दूर निकल जाता है और फूको को एक ऊंची इमारत की छत पर ले आता है। फूको भागने की कोशिश करती है, लेकिन एंडी उसे रोक देता है। वो कहता है कि जब तक वो उसके सवालों का जवाब नहीं देगी वो उसे जाने नहीं देगा। फूको उसे फिर चेतावनी देती है कि अगर उसने उसे छुआ तो उसकी ताकत एक्टिव हो जाएगी, लेकिन एंडी कहता है कि वो सिर्फ उसके कपड़ों को छू रहा है, इसलिए कुछ नहीं होगा। फूको गिड़गिड़ाती है, लेकिन फिर नीचे झांकती है और देखती है कि नीचे बहुत गहराई है। एंडी धमकी देता है कि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो वो उसे नीचे फेंक देगा। डर के मारे फूको सच बताने लगती है। वो बताती है कि ये सब 10 साल पहले शुरू हुआ था। उसके माता पिता बिजनेस ट्रिप पर जा रहे थे। जाने से पहले उन्होंने फूको को गले लगाया, लेकिन जैसे ही उनका प्लेन उड़ान भरने वाला था वो अचानक धमाके में फट गया। प्लेन में बैठे सभी लोग मारे गए। तभी फूको को एहसास हुआ कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। उस दिन के बाद से वो खुद को पूरी तरह कपड़ों से ढकने लगी ताकि कोई और उसकी वजह से ना मरे। एंडी अचानक उसे गले लगा लेता है और कहता है कि वो उसकी ताकत को टेस्ट करना चाहता है। उसी पल आसमान से एक भारी क्रेट गिरता है जो एंडी का शरीर कुचल देता है। फूको डर के मारे पीछे हटती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो इमारत से गिरने लगती है। गिरते हुए फूको रोने लगती है और कहती है कि वो मरना नहीं चाहती। तभी एंडी तेजी से नीचे आता है और उसे गिरने से बचा लेता है। एंडी कहता है कि वो फूको को मरने नहीं देगा क्योंकि शायद वही उसे एक सच्ची मौत दे सकती है। दोनों एंडी के ठिकाने पहुंचते हैं। वहाँ एंडी फूको से कहता है कि वो उसके कपड़े उतारे ताकि उसकी ताकत को ठीक से समझा जा सके। फूको शर्म से भागने लगती है। भागते भागते वो एक कील में फंस जाती है और उसकी टोपी गिर जाती है। उसके बेहद लंबे बाल बाहर आ जाते हैं। फूको बताती है कि आज तक किसी ने उसके बाल नहीं काटे क्योंकि उसे डर था कि हेयर स्टाइलिस्ट मर जाएगा, लेकिन एंडी उसे पकड़कर खुद उसके बाल काटना शुरू कर देता है। वो बताता है कि वो पहले एक हेयर स्टाइलिस्ट था। वो कहता है कि जब तक वो उसे छोड़ेगा नहीं उसकी ताकत एक्टिव नहीं होगी। जब एंडी उसे आईना दिखाता है तो फूको पहली बार खुश होती है, लेकिन तभी अचानक एंडी का सिर कट जाता है। कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं और फूको का धन्यवाद देते हैं कि उसकी वजह से वो एंडी को पकड़ पाए। वो एंडी का सिर एक कैप्सूल में बंद कर देते हैं और फूको को हथकड़ी लगा देते हैं। वो बताते हैं कि उनका काम नेगेटर्स को कंट्रोल करना है। फूको को कुछ समझ नहीं आता। उनका लीडर कहता है कि वो फूको की ताकत का इस्तेमाल करेंगे। फूको गुस्से में कहती है कि एंडी उन लोगों जैसा नहीं था। लीडर उसे धमकाता है कि अगर उसने जुबान नहीं संभाली तो उसे मार दिया जाएगा। फूको खुद को एंडी की हालत का जिम्मेदार मानती है और चुपचाप उसे धन्यवाद देती है कि उसने उसके बाल काटे। तभी अचानक उनमें से एक आदमी पर बिजली गिरती है। सब हैरान रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि क्या ये फूको की ताकत की वजह से हुआ, लेकिन कहते हैं कि नहीं, क्योंकि उसने उस आदमी को छुआ ही नहीं था। तभी फूको कहती है कि वो गलत है और उसी पल एंडी खुद को आजाद कर लेता है। सभी लोग हथियार निकाल लेते हैं। उनका लीडर हंसते हुए कहता है कि एंडी कोई बड़ा फाइटर नहीं है, लेकिन एंडी कहता है कि वो पहले लड़ाई में काफी अच्छा हुआ करता था। वो बताता है कि उसका दिमाग 100 साल से ज्यादा की यादें एक साथ संभाल नहीं पा रहा था, इसीलिए उसने अपनी यादों को रोकने के लिए अपने दिमाग में कॉर्क लगा दिया था। अब वो एंडी उस कॉर्क को निकाल देता है। जैसे ही उसकी यादें वापस आती हैं, उसकी पुरानी लड़ाई की काबिलियत भी लौट आती है। वो अपनी पूरी ताकत से दुश्मनों पर टूट पड़ता है और एक एक करके सबको मार कर गिरा देता है। एंडी कहता है कि
दुश्मनों का वहां आना सिर्फ इत्तेफाक था, लेकिन जो बिजली गिरी थी वो फूको की ताकत का नतीजा था। एंडी दोबारा अपने दिमाग में कॉर्क लगा लेता है। तभी दुश्मनों का लीडर धमकी देता है कि अगर एंडी ने अपना सिर उसके हवाले नहीं किया तो वो फूको को मार देगा। एंडी बिना कुछ सोचे खुद अपना सिर काट कर लीडर की तरफ फेंक देता है। उसी पल फूको खुद को आजाद कर लेती है और एंडी को चूम लेती है। वो कहती है कि अब वो दोनों सबसे बड़ी बदकिस्मती झेलने वाले हैं। लीडर को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एंडी बेहद खुश हो जाता है। वो फूको से कहता है कि वो तुरंत वहां से भाग जाए और वो खुद लीडर को संभाल लेगा। जैसे ही फूको बिल्डिंग से बाहर निकलती है, आसमान से एक उल्का पिंड गिरता है। जबरदस्त धमाका होता है और फूको दूर जा गिरती है। उसे लगता है कि एंडी मर गया, लेकिन मलबे के बीच से एंडी बाहर निकल आता है। एंडी को जिंदा देखकर फूको खुशी से भर जाती है। कुछ देर बाद एंडी उससे कहता है कि अगर वो और आगे जाए तो शायद और भी बड़ी बदकिस्मती होगी। फूको मना कर देती है। वो उसे बताती है कि एक बार उसने अपने दादा को छुआ था, जिसे वो ज्यादा पसंद भी नहीं करती थी। उसका नतीजा बस इतना था कि उनके टखने में मोच आ गई थी। फूको समझ जाती है कि वो किसी को जितना ज्यादा पसंद करती है, उसकी ताकत उतनी ही ज्यादा खतरनाक बनती है। वो एंडी से कहती है कि अगर वो जबरदस्ती करेगा तो वो उससे नफरत करने लगेगी और तब वो उसे वो मौत नहीं दे पाएगी जो वो चाहता है। एंडी ये सुनकर रुक जाता है। वो अपना प्लान बदल देता है। एंडी कहता है कि वो फूको को मरने नहीं देगा जब तक वो उससे प्यार ना कर ले। अब दोनों एक आर्मरी पहुंचते हैं। वहाँ एंडी फूको को भारी भरकम आर्मर पहनाता है। वो कहता है कि ये आर्मर दुश्मनों से उसे बचाएगा। एंडी बताता है कि एक संगठन उनके पीछे पड़ा है और उसे उम्मीद है कि दूसरा ग्रुप भी जल्द आने वाला है। वो समझाता है कि वो और फूको दोनों नेगेटर्स हैं, क्योंकि वो दुनिया के नियमों को नकारते हैं। वो ये भी बताता है कि दुश्मन संगठन के पास भी नेगेटर्स हैं। दुश्मन पहले से ही उनकी ताकतों के बारे में जानता है, इसलिए एंडी कहता है कि सीधी लड़ाई में उनके जीतने के चांस कम है। वो भागने की सलाह देता है। दोनों बाइक पर निकल पड़ते हैं। एंडी मानता है कि उसके पास कोई तय मंजिल नहीं है। फूको डर जाती है कि वो पकड़े जाएंगे, लेकिन एंडी उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसे तब तक मरने नहीं देगा जब तक वो उससे प्यार न कर ले। फूको कहती है कि वो उससे कभी प्यार नहीं करेगी, उसे तो वो पसंद भी नहीं है। तभी आसमान में एक दरार पड़ती है। एंडी उसे पहचान लेता है। वो एक वार्प गेट होता है। आसमान टूटता है और दुश्मन वॉइड तेजी से उनकी तरफ हमला करता है। जोरदार टक्कर में फूको उछलकर दूर जा गिरती है। वो देखती है कि एंडी मलबे में दब गया है। वो उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन अचानक महसूस करती है कि वो पीछे की तरफ दौड़ रही है। वो एक आदमी से टकराती है जिसका नाम शेन है। फूको देखती है कि वो अपने पैरों को हिला नहीं पा रही। शेन वॉइड से कहता है कि उसने फूको को पकड़ लिया है। वॉइड आदेश देता है कि फूको को मार दिया जाए। वो बताता है कि उनका मिशन फूको को खत्म करना और एंडी को पकड़ना है, लेकिन शेन ऐसा नहीं करना चाहता। वो फूको से अजीब अजीब निजी सवाल पूछने लगता है। उसी वक्त एंडी खुद को संभाल लेता है और वॉइड पर हमला करने ही वाला होता है कि अचानक वो रुक जाता है। वॉइड उसे जोर से मारता है। तभी एंडी को एहसास होता है कि अब वो फिर से हिल सकता है। एंडी समझता है कि वॉइड उसके शरीर को जकड़ रहा है, जबकि शेन फूको की इच्छा को कंट्रोल कर रहा है। वॉइड फिर हमला करता है और एंडी तुरंत पलटवार करता है। एंडी समझ जाता है कि मार खाने के बाद वो तुरंत हिल सकता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। फूको सोचने लगती है कि क्या ये संगठन हमेशा उनके पीछे पड़ा रहेगा। शेन बताता है कि उल्कापिंड की वजह से अब वो हाई प्रायोरिटी टारगेट बन चुके हैं। अब बहुत सारे नेगेटर्स उनके पीछे लगाए जाएंगे। फूको को पता चलता है कि शेन और वॉइड भी नेगेटर्स हैं। वो पूछती है कि फिर उन्हें क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। शेन बताता है कि एक संगठन है जिसे द यूनियन कहते हैं। उसमें कुल 10 नेगेटर्स हैं जिन्हें पीछा किए जाने से छूट है, लेकिन शर्त ये है कि उन्हें यूनियन के मिशन पूरे करने होंगे। ये सब सुनकर फूको सोचने लगती है कि शायद उसे भी द यूनियन ज्वाइन कर लेना चाहिए, लेकिन वॉइड उसे बताता है कि यूनियन की सारी सीटें पहले से भरी हुई हैं। वो फूको पर हमला करने ही वाला होता है। तभी एंडी बीच में आकर उसे बचा लेता है। एंडी कहता है कि यूनियन ज्वाइन करना एक शानदार आइडिया है। वो सुझाव देता है कि अगर 2 नेगेटर्स को हटा दिया जाए तो उनकी जगह बन सकती है। एंडी फूको को भरोसा दिलाता है कि वो उसे पूरी तरह सुरक्षित रखेगा। फूको एंडी को छूती है और तुरंत वहां से भाग जाती है। वो उसे चिल्लाकर बताती है कि अब उस पर जबरदस्त बदकिस्मती आने वाली है, लेकिन वो साफ कहती है कि ये प्यार की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो उसके लिए शुक्रगुजार है जो कुछ भी एंडी ने उसके लिए किया है। तभी एक ट्रक एंडी से टकराता है और जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। इस अफरा तफरी में शेन और वॉइड घायल हालत में वहां से बचकर निकल जाते हैं। एंडी हवा में उड़ जाता है और दुश्मनों की ताकतों के बारे में सोचने लगता है। उसे याद आता है कि जब भी वो हमला करने वाला होता था, वॉइड उसे हिलने से रोक देता था। एंडी समझ जाता है कि वॉइड की ताकत हमलों को टाल ना सकने लायक बना देती है, लेकिन शेन की ताकत अब भी एक रहस्य बनी हुई है। इसलिए एंडी तय करता है कि जब तक उसे समझ ना ले तब तक उसे सावधान रहना होगा। तभी एंडी को एहसास होता है कि आसपास बम लगाए गए हैं। अचानक धमाके होते हैं और पूरी इमारत ढह जाती है। फूको सोचने लगती है कि क्या ये उसकी ताकत की वजह से हुआ या फिर ये सिर्फ इत्तेफाक था। धमाके के बाद वॉइड अपने सूट की वजह से जिंदा बच जाता है। वो मलबे में एंडी की बाहें बाहर निकली हुई देखता है और सोचता है कि आखिरकार उसने टारगेट पकड़ लिया, लेकिन तभी एंडी अचानक सामने आ जाता है। वो बताता है कि उसके कटे हुए शरीर
के हिस्से 30 सेकंड बाद गायब हो जाते हैं। एंडी अपनी उंगली काटता है और वॉइड की तरफ निशाना लगाता है। वॉइड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एंडी अपनी उंगली तेजी से फेंक देता है। वो सीधे वॉइड के सिर पर लगती है और उसे एक ही झटके में ढेर कर देती है। एंडी समझाता है कि वॉइड सिर्फ उसकी मांसपेशियों को जकड़ सकता है, लेकिन वो अपने शरीर के हिस्सों को अपनी रीजेनरेटिव ताकत से बिना हिले भी फेंक सकता है, इसलिए उसे आखिरी वार करने के लिए हिलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। शेन समझ जाता है कि वॉइड हार चुका है। एंडी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन शेन आसानी से हर वार को रोक लेता है। एंडी अंदाजा लगाने लगता है कि शेन की ताकत क्या हो सकती है, शायद कुछ पैरी करने से जुड़ा हुआ। एंडी फूको को तलवार देता है। एंडी वार करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक रुक जाता है। शेन मुस्कुराकर कहता है कि एंडी एक पल के लिए झिझक गया था। वो सोचने लगता है कि कहीं एंडी को फूको से लगाव तो नहीं हो गया। फूको शेन को छूने की कोशिश करती है, लेकिन पूरी तरह चूक जाती है। शेन अपनी ताकत बताने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि ना तो वो भाग सकते हैं और ना ही उसे छू सकते हैं, क्योंकि उसकी ताकत उनके दिमाग पर असर करती है। वो सोचता है कि अब वॉइड की जगह यूनियन में कौन जाएगा। एंडी कहता है कि वो जगह फूको को दे दी जाए। वो फूको को दिलासा देता है कि वो जिंदा रहेगा और मरने से पहले उसे खुद से प्यार करवा ही लेगा। शेन फूको को ले जाने ही वाला होता है, लेकिन फूको उससे कहती है कि वो अपनी नजरें हटा ले। वो कहती है कि वो एंडी के साथ कुछ खास करने वाली है। फूको सोचती है कि एंडी इस लायक है क्योंकि उसने उसके लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वो एंडी से कहती है कि ये उसका मरने का मौका है। तभी शेन जोर से हंसने लगता है। वो मान लेता है कि उसे एंडी और फूको दोनों पसंद आ गए हैं। शेन कहता है कि अगर वो एक और यूनियन मेंबर को हटा दे तो वो उनकी मदद करेगा। वो बताता है कि एक यूनियन मेंबर जल्द ही रशिया की एक झील पर जाने वाला है। वो सलाह देता है कि एक आदमी को ढूंढना जिसके पास एक निशान और लाल टाई होगी। शेन उम्मीद करता है कि वो कामयाब होंगे। वो चेतावनी देता है कि रास्ते में बहुत से लोग उनके पीछे पड़े रहेंगे। फिर शेन उन्हें अकेला छोड़कर चला जाता है। फूको हैरान होती है कि उन्हें छोड़ दिया गया। एंडी उसकी मदद करता है और उसे कपड़े पहनाता है। वो कहता है कि उसे फूको तब नहीं चाहिए जब वो मजबूर हो। एंडी अपना प्लान बताता है। वो कहता है कि उसके पास एक नाव है जिससे वो रशिया पहुंच सकते हैं। वहां से वो एक जहाज लेंगे और उट्स नाम की जगह जाएंगे। वहां एंडी के साथी हैं जो उन्हें नेगेटर को हराने में मदद करेंगे। इससे यूनियन में एक और खाली जगह मिलेगी और तब वो आखिरकार शांति से जी सकेंगे। अब कहानी 50 साल पहले चली जाती है। हम एंडी को एक आइसोलेशन फैसिलिटी में कैद देखते हैं। एक छोटी लड़की उसे चुपचाप देख रही होती है। वापस प्रेजेंट में हम उसी लड़की को एक सैटेलाइट पर देखते हैं। वो एंडी की नाव को ट्रैक कर रही होती है और दूसरी तरफ एंडी सफर का मजा ले रहा होता है, लेकिन फूको डर के मारे छिप जाती है। उसे लगता है कि अब वो दोनों शिकार बनने वाले हैं। एंडी उसे खींचकर बाहर लाता है और कहता है कि इस पल का मजा लेना सीखो, लेकिन तभी अचानक उन पर हमला हो जाता है। फूको सोचती है कि अब वो बुरी तरह फंस गए हैं। एंडी उसे समझाता है कि वो उसकी ताकत का इस्तेमाल कभी भी निकल सकते हैं। फूको कहती है कि उसकी ताकत इतनी आसान नहीं है, लेकिन एंडी मुस्कुराकर कहता है कि सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वो उसे कैसे इस्तेमाल करती है। वो दिखाता है कि अपनी ताकत को सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि लड़ने के लिए भी कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। फूको ये देखकर हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि क्या अब वो यूनियन ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एंडी बताता है कि पहले उन्हें उस आदमी तक पहुंचना होगा जिसके पास वो निशान है। एंडी मानता है कि वो निशान यूनियन के 10 मेंबर्स को दर्शाता है। वो बताता है कि उसे ऐसे 3 लोग पहले से पता है जिनके पास वो निशान हो सकता है। पहला, वो आदमी जिसने उसकी ना टूटने वाली तलवार बनाई थी जिसे एंडी ने चुरा लिया था। दूसरा, वो साइंटिस्ट जिसने 50 साल पहले एंडी पर एक्सपेरिमेंट किए थे। और तीसरा, एक लड़की जिसका नाम जीन है जो इनविजिबल बैरियर्स बना सकती है। वही लड़की जिसने इतने साल पहले एंडी को पकड़ लिया था। हमें पता चलता है कि जीन को एंडी से कुछ खास लगाव है। वो एंडी को अपनी जिंदगी का एक लौता प्यार मानती है। वो अपने सैटेलाइट से एक जबरदस्त ब्लास्ट छोड़ती है जिससे एक ही पल में उनकी शिप तबाह हो जाती है। एंडी हैरान होकर सोचता है कि उन पर हमला हुआ कैसे। तभी वो देखता है कि फूको बेहोश पड़ी है। वो पाता है कि फूको मलबे के नीचे फंसी है। एंडी अपनी बाह काट देता है और अपनी रीजेनरेशन की मदद से मलबा हटाता है। तैरते हुए ऊपर आते वक्त उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे उसे एक आइडिया आता है। किसी तरह वो पानी की सतह तक पहुंच जाते हैं। फूको को होश आ जाता है। एंडी उससे कहता है कि वो अपने हाथ ऊपर करे। यूनियन के लोग उन्हें सरेंडर करने को कहते हैं। फूको चौंक जाती है कि वो सरेंडर क्यों कर रहे हैं, लेकिन एंडी कहता है कि वो बस समय खरीद रहा है ताकि ये समझ सके कि क्या वो उसकी ताकत को कंट्रोल कर सकते हैं। फूको सोचती है कि ये नामुमकिन है, लेकिन एंडी के पास एक थ्योरी होती है। वो बताता है कि फूको की बदकिस्मती हमेशा बराबर की कीमत किसी न किसी चीज से वसूलती है, जैसे बाल कटवाने और उनके किस वाले मामले में वो दोनों चीजें फूको के लिए बहुत मायने रखती थी। और जब आसपास बराबर की कीमत वाली कोई चीज नहीं मिली तो उसकी ताकत ने बिजली और उल्कापिंड खींच लिए। एंडी बताता है कि पानी के नीचे ऐसी ही कोई बराबर की कीमत वाली चीज मौजूद है। तभी फूको नोटिस करती है कि उसका ब्रा अपनी जगह से हटा हुआ है। एंडी उसे बताता है कि उसे
CPR देने के लिए उसने ऐसा किया। वो ये भी बताता है कि वो होश में नहीं आ रही थी, इसलिए उसने माउथ टू माउथ भी दिया। फूको ये सुनकर शर्म और हैरानी से भर जाती है। तभी अचानक एक जबरदस्त धमाका होता है। धमाके के साथ वो दोनों उछलकर ऊपर जाते हैं और सीधे एक जेट पर पहुंच जाते हैं। एंडी एक ही पल में पायलट को ढेर कर देता है। वो दोनों प्लेन चुरा लेते हैं। एंडी फूको को समझाता है कि वो उसकी ताकत को अब कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें बस बदकिस्मती का एक जरिया ढूंढना होगा और फिर सही मात्रा में कांटेक्ट बनाना होगा। एंडी कहता है कि अब फूको की ताकत उनका सबसे बड़ा हथियार है। प्लेन उड़ते उड़ते अचानक सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने लगता है। एंडी तुरंत इजेक्ट करता है और तभी प्लेन जोरदार धमाके में उड़ जाता है। फूको डर जाती है कि वो नीचे गिर जाएंगे, लेकिन एंडी अपने शरीर से लैंडिंग को सॉफ्ट बनाता है। वो दोनों सुरक्षित अरूट्स पहुंच जाते हैं। फूको उस खूबसूरत झील को देखकर हैरान हो जाती है। एंडी उससे कहता है कि वो झील घूम कर देखे, तब तक वो अपने दोस्तों से मिलने जा रहा है। वो बताता है कि इतने सारे टूरिस्ट्स के बीच यूनियन उस पर हमला नहीं करेगा। फूको सोचती है कि एंडी से मिलने के सिर्फ 4 दिनों में उसकी जिंदगी कितनी बदल गई है। कुछ लोग उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी भाषा नहीं समझती, इसलिए वो भाग जाती है। भागते भागते वो एक लड़की को पेंटिंग करते देखती है। वो लड़की कोई और नहीं, जीन होती है। जीन खुश होकर कहती है कि उसे एक और जापानीज इंसान मिल गया। वो फूको को भी अपने साथ पेंटिंग करने बैठा लेती है। जीन फूको से पूछती है कि उसे बदलती हुई चीजें पसंद है या वही चीजें जो हमेशा एक जैसी रहती है। फूको को जवाब नहीं सूझता। जीन बताती है कि उसे वही चीजें पसंद है जो नहीं बदलती। वो कहती है कि आर्ट की मदद से वो दुनिया को एक ऐसे रूप में कैद कर सकती है जो कभी नहीं बदलता। जब फूको अपनी पेंटिंग पूरी करती है तो जीन हैरान हो जाती है। वो देखती है कि पेंटिंग में सितारे बने हुए हैं। जीन कहती है कि आसमान में सूरज और चांद के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन फूको सोचती है कि चांद बहुत अकेला लग रहा था, इसलिए उसने उसे कुछ दोस्त दे दिए। वो जीन के उस सवाल के बारे में सोचती है जो उसने पहले पूछा था। फूको बताती है कि पहले उसे लगता था कि वो कभी बदल ही नहीं सकती, लेकिन एंडी से मिलने के बाद और उसके साथ इतना कुछ झेलने के बाद अब वो बदलाव को कद्र की नजर से देखने लगी है। जीन उसे मासूम कहकर चढ़ाती है। वो अपनी टाई पहनती है और अचानक हवा में ऊपर उठने लगती है। उसी वक्त एंडी लौट आता है और बिना सोचे जीन पर हमला कर देता है, लेकिन एंडी को एक अदृश्य ताकत दूर उछाल देती है। फूको हैरान रह जाती है और समझ जाती है कि जीन असल में कौन है। जीन मुस्कुराती है और कहती है कि अब वो उनके साथ खेलना चाहती है क्योंकि वो उसी के पीछे आए हैं। जीन अचानक एंडी की तरफ दौड़ती है और बताती है कि उसे उसकी बहुत याद आ रही थी। एंडी उस पर वार करता है, लेकिन एक अदृश्य दीवार उसे बचा लेती है। फूको सोचने लगती है कि क्या यही वो लड़की है जिसने एंडी को 50 साल पहले पकड़ा था, क्योंकि जीन तो एक टीनेजर जैसी दिखती है। एंडी बताता है कि जब जीन ने उसे पकड़ा था तब वो सिर्फ 16 साल की थी। इसका मतलब ये है कि वो अब 66 साल की होनी चाहिए। एंडी सोचता है कि शायद यूनियन के पास एंटी एजिंग टेक्नोलॉजी है, लेकिन जीन उसे चुप करा देती है। वो कहती है कि वो हमेशा के लिए 16 साल में ही फंसी हुई है। एंडी पीछे हट जाता है क्योंकि उसे महसूस होता है कि किसी अदृश्य चीज ने उसका मुंह ढक दिया था। अब उसे समझ आता है कि जीन की ताकत से निपटने के लिए कोई तरीका ढूंढना होगा। जीन खुलकर कहती है कि उसे एंडी से प्यार है। वो बताती है कि 50 साल पहले उसे एंडी को पकड़ने का आदेश मिला था, लेकिन जब उसने एंडी को पकड़ लिया तो उसे पता चला कि यूनियन की सारी सीटें भरी हुई थी, इसलिए एंडी को एक सेल में बंद रखा गया। फ्लैशबैक में हम एंडी को उस सेल में देखते हैं। जीन उससे माफी मांगती है। एंडी कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि वो मर ही नहीं सकता। वो जीन से कहता है कि वो रीमैच चाहता है और इस बार वो नहीं हारेगा। प्रेजेंट में लौटते हैं। जीन बताती है कि एंडी का शांत और कूल रवैया उसे उससे प्यार करा बैठा। एंडी उस पर बम फेंकता है जिससे जबरदस्त धमाका होता है, लेकिन जीन धुएं से बाहर निकल आती है हल्की फुल्की चोटों के साथ। वो खुश होकर बताती है कि वॉइड मर चुका है, अब यूनियन में एक सीट खाली हो चुकी है। वो एंडी से कहती है कि वो वही सीट ले ले। एंडी एक फ्लैशबैंग फेंकता है जिससे जीन पल भर के लिए अंधी हो जाती है। एंडी मौका देखकर उसकी बैरियर तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जीन पलटवार करती है और एंडी को पीछे हटना पड़ता है। एंडी मानता है कि वो अभी तक उसकी ताकत पूरी तरह समझ नहीं पाया है। फूको पूछती है कि एंडी के दोस्त कहाँ हैं? एंडी कहता है कि वो सब मर चुके हैं, अब उन्हें जीन से अकेले ही निपटना होगा। एंडी याद करता है कि कैसे जीन ने झील के पानी को कंट्रोल किया था और एक अदृश्य दीवार बनाई थी। वो सोचता है कि शायद उसकी ताकत किसी चीज को सख्त बना देने से जुड़ी है, लेकिन वो हैरान है कि उसकी तलवार उस बैरियर को काट क्यों नहीं पा रही। जीन हवा की ताकत इकट्ठा करती है और अपना हथियार एंडी की तरफ फेंकती है। वार इतना जोरदार होता है कि एंडी का शरीर बीच से कट जाता है। जीन जानती है कि एंडी इसे डॉज कर सकता था, लेकिन उसने फूको को बचाने के लिए खुद को सामने कर दिया। जीन सोचती है कि फूको एंडी के लिए एक बोझ है। जीन बताती है कि उसने एंडी के शरीर के निचले हिस्से को जकड़ रखा है। वो उससे कहती है कि वो फूको को छोड़ दे, लेकिन एंडी साफ मना कर देता है। वो फूको को मरने नहीं देगा। जीन एंडी का सिर लेने की तैयारी करती है, लेकिन एंडी मुस्कुराता है। वो कहता है कि वो उसकी ताकत समझ चुका है। एंडी एक ग्रेनेड को अपने दांतों से पकड़ता है। वो खुद का सिर काटता है और उसे आसमान की तरफ उछाल देता है। हवा में ही जोरदार धमाका होता है। एंडी का
खून बारिश की तरह जीन पर गिरता है। तभी हवा में हाथों जैसी आकृतियां दिखाई देती हैं, जो हवा को जकड़कर बनी होती हैं। एंडी को यकीन हो जाता है कि उसकी थ्योरी सही थी। वो बताता है कि जीन की ताकत चीजों को बदलने से रोकती है। एंडी जानता है कि वो उसे अकेले नहीं हरा सकता। वो फूको से मदद मांगता है। फूको एंडी को अपने सीने से छूती है। जीन गुस्से से भर जाती है। उसे लगता है कि फूको ने अपने शरीर से एंडी को फंसाया है। जीन चिढ़कर कहती है कि फूको की खूबसूरती 20 साल में खत्म हो जाएगी, लेकिन उसकी ताकत उसे कभी बूढ़ा नहीं होने देती, इसलिए वो हमेशा जवान दिखेगी। एंडी को ये बात अजीब लगती है। वो समझाता है कि निगेटर्स दो तरह के होते हैं, सेल्फ टारगेटर्स जो अपनी ताकत खुद पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक्सटर्नल टारगेटर्स जो अपनी ताकत दूसरों पर इस्तेमाल करते हैं। जीन दावा करती है कि वो सेल्फ टारगेटर है और उसकी शक्ल इसका सबूत है, लेकिन एंडी गौर करता है कि जीन असल में बूढ़ी हो रही है। वो बस अपने चेहरे को मेकअप से ढक रही है ताकि जवान दिखे। एंडी नतीजा निकालता है कि जीन एक एक्सटर्नल टारगेटर है। उसकी ताकत इंसानों पर काम ही नहीं करती। ये बात जीन को बहुत बुरी लगती है। गुस्से में वो एंडी पर जानलेवा हमला कर देती है, लेकिन एंडी उड़ते हुए वहां से दूर निकल जाता है। फूको सोचने लगती है कि जीन सिर्फ चलकर ही उनकी तरफ क्यों आ रही है, जबकि दौड़ना कहीं ज्यादा आसान होता। तभी एंडी को एहसास होता है कि जीन की एक कमजोरी है। वो कहता है कि अगर हमें सही तरह की बदकिस्मती मिल जाए तो वे जीन को हरा सकते हैं। अचानक किसी चीज की टक्कर से वो जोर से नीचे गिर जाते हैं। एंडी ऊपर देखता है और समझ जाता है कि उनके ठीक ऊपर कुछ मौजूद है। अगले ही पल उन पर लेजर बीम्स की बारिश होने लगती है। जीन बताती है कि वो झील में मौजूद एक रहस्यमयी जानवर की जांच कर रहे थे। वो कहती है कि अपनी ताकत से वो उस क्रीचर को ढूंढने के लिए स्कैन चला रही थी, लेकिन अब वो कहती है कि उसका सब्र खत्म हो चुका है। वो फैसला करती है कि वो जानवर की जगह फूको को मारेगी। तभी आसमान में एक यूएफओ दिखाई देता है। जीन तेजी से एंडी की तरफ बढ़ती है ताकि फूको को मार सके, लेकिन एंडी उसे चकमा देकर दूर निकल जाता है। एंडी कहता है कि वो फूको को तब तक मरने नहीं देगा जब तक वो उसे वो मौत न दे दे जिसकी वो तलाश में है। फूको पानी में खून देखता है और उसे समझ आ जाता है कि जीन के पैरों के नीचे उसकी बैरियर में एक छेद है। यही वजह है कि वो जमीन पर चल पा रही है। जीन तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। उसका प्लान होता है कि सही वक्त पर फूको की बदकिस्मती ट्रिगर की जाए। वो जानता है कि वो छेद उसके सिर के अंदर जाने लायक काफी बड़ा है। गोर सिर्फ एंडी जीन पर अपना खून फैला देता है, जिससे उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो जाता है। जीन सोचती है कि वो अपनी बैरियर छोड़ दे, लेकिन तभी एक तलवार फिसलती हुई बैरियर के अंदर घुस जाती है और उसकी कमजोरी दिखा देती है। उसी पल फूको एंडी का सिर उस बैरियर के अंदर फेंक देती है। इससे एंडी की बदकिस्मती पूरी तरह एक्टिव हो जाती है और वो जीन तक पहुंच जाता है। एंडी समझाता है कि अब वो बैरियर के अंदर है, इसलिए फूको की बदकिस्मती सीधे उस तक पहुंच सकती है। उसी वक्त यूएफओ से एक भयानक लाइफ बीम निकलती है। जो भी उसके रास्ते में आता है सब कुछ तबाह हो जाता है। फूको किसी तरह एंडी तक पहुंचती है। एंडी जीन को मारने वाला होता है, लेकिन आखिरकार वो रुक जाता है। वो समझ जाता है कि जीन अब मरने वाली है। जीन टूटे हुए दिल से बताती है कि उसने यूनियन के लिए बहुत बुरे काम किए थे। उसे उम्मीद थी कि कभी तो चीजें बदलेंगी, लेकिन आखिर में कुछ भी नहीं बदला। वो फूको से कहती है कि उसकी बनाई पेंटिंग बहुत खूबसूरत थी। जीन कहती है कि उसने कभी बदलाव के बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन अब जीन को एहसास हो जाता है कि बदलाव कोई बुरी चीज नहीं है। उसकी एंटी एजिंग ताकत अब खत्म होने वाली है। वो एंडी और फूको से कहती है कि वो वहाँ से चले जाएं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो उसका असली चेहरा देखे। लेकिन एंडी उसे गले लगा लेता है और उससे कहता है कि वो अब भी खूबसूरत है। इससे जीन अपने आखिरी पलों को शांति से जी पाती है। इसके बाद फूको और एंडी साथ बैठकर एक ड्रिंक लेते हैं। फूको जीन की मौत पर फूट फूट कर रोती है। एंडी सोचता है कि जीन हमेशा इस बात को लेकर दुविधा में रहती थी कि जिंदा रहने के लिए क्या किसी को मारना सही है। वो फूको का धन्यवाद करता है कि उसकी मदद से वो जीन को बचा सका, लेकिन फूको कहती है कि वो यूनियन को बदलना चाहती है ताकि कोई और उसकी तरह ना सहे। एंडी उसकी मदद करने के लिए तुरंत मान जाता है। तभी अचानक एक वॉर्प गेट खुलता है जो दोनों को खींच लेता है। वो गिरने लगते हैं और तभी समझ जाते हैं कि वो यूनियन पहुंच गए हैं। एंडी आते ही अपनी उंगलियों से हमला करता है, इसे अपना ग्रीटिंग बताते हुए, लेकिन उसका हमला आसानी से रोक लिया जाता है। दोनों अपनी अपनी सीट पर गिरते हैं। एंडी सबको देखकर कहता है तुम सब मर जाओ, लेकिन शेन उन्हें देखकर खुश हो जाता है। तभी एक मेंबर जिसका नाम टाटियाना है एंडी को जोर का मुक्का मारती है। वो जीन की मौत से नाराज होती है, लेकिन दूसरा मेंबर बिली उसे याद दिलाता है कि यूनियन के सदस्यों के बीच लड़ाई मना है। टाटियाना फिर भी लड़ना चाहती है। तभी फर्स्ट सीट जूइस सबको रुकने को कहती है। अचानक एंडी अपनी तलवार फूको की गर्दन पर रख देता है। इसी दौरान टाटियाना को भी मजबूरी में बिली पर हमला करना पड़ता है। जूइस उनसे पूछती है कि क्या वो अब भी लड़ना चाहते हैं। दोनों मान जाते हैं और शांत रहने को तैयार हो जाते हैं। इसके बाद मीटिंग आगे बढ़ती है। जूइस एक किताब को बुलाती है जिसका नाम है अपोकलिप्स। किताब खुलते ही 6 क्वेस्ट सामने आते हैं। इन क्वेस्ट्स में कुछ निगेटर्स को पकड़ना और कुछ खतरनाक क्रीचर्स जिन्हें यूएमएस कहा जाता है उन्हें खत्म करना शामिल है। इन क्वेस्ट्स के बदले इनाम भी मिलता है, जैसे यूनियन में एक एक्स्ट्रा सीट जोड़ना, लेकिन शर्त ये होती है कि महीने के अंत तक सारे क्वेस्ट्स पूरे करने होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पनिशमेंट मिलेगी। जूइस निको से एनालिसिस करने को कहती है। निको बताता है कि वो सिर्फ 3 क्वेस्ट ही पूरे कर पाएंगे। इसका मतलब होता है कि उन्हें पनिशमेंट झेलनी पड़ेगी। फूको को कुछ समझ नहीं
नहीं आता। तभी उसके बगल में बैठा लड़का उसे समझाता है कि एपोकलिप्स धरती पर मिला पहला आर्टिफैक्ट है। ये उन्हें बेहद बेकार और मुश्किल क्वेस्ट पूरा करने पर मजबूर करता है। फूको सोचती है कि उन्हें इसकी बात क्यों माननी पड़ती है। उसे जीन याद आती है जो चाहकर भी कुछ बदल नहीं पाई। जूइस बताती है कि धरती पर अब तक 98 बार नए रूल्स जोड़े जा चुके हैं, जैसे भाषा, जाति, मौत और बीमारी। अगर यूनियन ने दखल नहीं दिया तो हर 3 महीने में नए पेनल्टीज जुड़ते जाएंगे। इसीलिए वो अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं ताकि एक दिन धरती के क्रिएटर को मार सकें जो ये सारे नियम थोप रहा है। फूको इस हालात से खुश नहीं होती। जूइस उससे कहती है कि अगर वो बदलाव चाहती है तो उसे नंबर 1 बनना होगा। वो बताती है कि यूनियन का लीडर वही होता है जिसने सबसे ज्यादा रिजल्ट्स दिए हो। फूको सोचती है कि इसमें कितना वक्त लगेगा। तभी एंडी एपोकलिप्स को पकड़ लेता है और पूछता है कि सबसे मुश्किल क्वेस्ट कौन सा है। किताब उसकी दोनों हथेलियां काट लेती है लेकिन जवाब देती है। वो बताती है कि सबसे कठिन क्वेस्ट स्पॉइल नाम के व्यक्ति से जुड़ा है। एंडी बिना देर किए उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है कि वो ये फूको के साथ करेगा और साथ में शेन भी जाएगा। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है। शेन को यकीन नहीं होता कि उसे भी इसमें घसीटा जा रहा है। महीने की 21 तारीख को हम देखते हैं कि फूको कपड़े पहन रही है। उसे शेन की सबऑर्डिनेट मुई तैयार कर रही होती है। मुई कहती है कि उसे उम्मीद है फूको शेन का ध्यान रख पाएगी। वो बताती है कि वो खुद क्वेस्ट में नहीं जा सकती क्योंकि उसके पास एम्ब्लेम नहीं है। वो सब निकलने की तैयारी करते हैं। तभी अचानक एंडी फूको से टकरा जाता है। जोर का मैग्मा एक्सप्लोजन होता है और एंडी के कपड़े उड़ जाते हैं, लेकिन एंडी को फर्क नहीं पड़ता। वो बस कहता है कि जल्दी से क्वेस्ट पर चलते हैं। शेन उसे रोकता है और बताता है कि ये आउटफिट जरूरी है। वो समझाता है कि ये सूट बहुत मजबूत है। इसकी टाई हर पब्लिक सर्विस का एक्सेस देती है और किसी भी भाषा का तुरंत अनुवाद कर देती है, और एम्ब्लेम क्वेस्ट में हिस्सा लेने के लिए जरूरी होता है। लेकिन एंडी को अब भी किसी चीज की परवाह नहीं है। वो साफ कह देता है कि वो सब अलग अलग होंगे क्योंकि वो फूको के साथ डेट पर जाना चाहता है। तभी अचानक एक अलर्ट बजता है। पता चलता है कि यूनियन की कंटेनमेंट में रखा गया एक यूएमए भाग चुका है। सब समझ जाते हैं कि वो यहीं आसपास है। मुई जांच करती है और बताती है कि उस क्रीचर का नाम क्लोथ्स है। उसकी ताकत ये है कि वो किसी इंसान से चिपक जाता है और उसके सबसे पसंदीदा कपड़ों में बदल जाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि वो उस इंसान के पूरे शरीर पर कंट्रोल कर लेता है। तभी एंडी को एक जोर का मुक्का लगता है। वो उस आदमी को पकड़कर सीधे बेहोश कर देता है। लेकिन मुई बताती है कि अगर होस्ट चलने फिरने लायक नहीं रहा तो क्लोथ्स नया शरीर ढूंढ लेता है। अगले ही पल मुई पर कब्जा हो जाता है। एंडी नोटिस करता है कि उसका रूप नहीं बदला, लेकिन अब उसके पास यूनियन का एम्ब्लेम आ चुका है। मुई उन पर हमला करने लगती है। एंडी शेन से कहता है कि अपनी ताकत से उसे रोको, लेकिन शेन बताता है कि उसकी एबिलिटी क्लोथ्स पर काम नहीं करती। फूको मुई को पकड़ लेती है और उसकी बैड लक वाली ताकत एक्टिवेट हो जाती है। अचानक एक ईंट गिरती है और मुई बेहोश हो जाती है। क्लोथ्स फिर से हिलता है और इस बार फूको को निशाना बनाता है, लेकिन एंडी ऐन वक्त पर उसे बचा लेता है। क्लोथ्स एंडी से चिपक जाता है। फूको को अजीब लगता है कि वो कपड़ों में नहीं बदल रहा। क्रीचर गुस्से में एंडी को कोसता है क्योंकि एंडी बहुत ज्यादा मांग कर रहा है। वो ऐसे कपड़े चाहता है जो तुरंत रीजेनरेट हो और उसकी मर्जी से उड़कर उसके पास आ जाए। एंडी उसे बेकार कह देता है। क्रीचर उसे निगलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक लेजर आकर उसे मारती है क्योंकि एंडी ने फूको को छुआ था। एंडी माफी मांगता है और कहता है कि आर्टिफैक्ट में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, लेकिन अब साफ दिखता है कि एंडी ने उस क्रीचर को काबू में कर लिया है। फूको उस यूएमए का नाम रखती है क्लोथिंग। यूएमए को पकड़ने पर एंडी को पॉइंट्स मिलते हैं और वो 9th रैंक तक पहुंच जाता है। इधर निको को एक रिपोर्ट मिलती है। न्यूयॉर्क सिटी में एक यूएमए दिखाई दिया है। वो एक सड़ती हुई लाश जैसा है। सब समझ जाते हैं कि ये जरूर स्पॉइल है, लेकिन एंडी को इससे ज्यादा खुशी अमेरिका में बर्गर खाने की होती है। अगले सीन में एंडी और फूको अमेरिका में एक ट्रक पर बैठे होते हैं। फूको एक डॉक्यूमेंट पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि न्यूयॉर्क सिटी में पहली बार सड़ती हुई लाश देखी गई थी। उन्हें बताया जाता है कि उनका मिशन है टाउन ऑफ लॉन्गिंग में जाकर स्पॉइल को पकड़ना। शेन बताता है कि वहाँ ज़ॉम्बीज की पूरी फौज है। वो कहता है कि इन्वेस्टिगेटर्स की एक टीम वहाँ गई थी, लेकिन कोई वापस नहीं आया। हाँ, वो जाते जाते एक वॉइस मैसेज भेज पाए थे। शेन वो मैसेज चलाता है। सब सुनते हैं कि आदमी घबराया हुआ बोल रहा है। वो कहता है कि उसने अपने ही शरीर को ज़ॉम्बी में बदलते देखा। चारों तरफ ज़ॉम्बीज आ गए। उन्होंने बचाव की कोशिश की, लेकिन आखिरकार सब मारे गए। शेन एंडी को चेतावनी देता है कि स्पॉइल के खिलाफ उसे पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, लेकिन एंडी पर इसका कोई असर नहीं होता। उस शाम शेन फूको से बात करता है। वो कहता है कि वो और एंडी स्पॉइल को संभाल लेंगे, लेकिन फूको कहती है कि वो भी मदद करना चाहती है। वो एपोकलिप्स के रिवॉर्ड का जिक्र करती है जिसमें अनरिपेयर नाम के निगेटर की लोकेशन है। वो कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है। उसे लगता है कि शायद वही एंडी को वो मौत दे सके जिसकी उसे तलाश है। फूको सोचती है कि एंडी ने शेन को जबरदस्ती साथ लिया है, लेकिन शेन बताता है कि एक और वजह है। क्वेस्ट बहुत मुश्किल है और शायद वो एंडी का एक नया रूप देख पाएंगे। अगले दिन वो अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। पूरा इलाका एक बड़ी दीवार से घिरा होता है। एंडी रॉकेट लॉन्चर निकालता है और दीवार उड़ा देता है। अंदर से ज़ॉम्बीज की भीड़ निकल आती है। एंडी सोचता है कि क्या इन्हें बचाया जा सकता है, लेकिन शेन कहता है कि अब नामुमकिन है
हैं क्योंकि उनके शरीर बदल चुके हैं। एंडी बिना रुके पूरी ताकत लगाने का फैसला करता है। वो सबसे कहता है कि सीट बेल्ट बांध लो। ट्रक आगे बढ़ता है, ज़ॉम्बीज़ को कुचलता हुआ। वो ट्रक को दीवार से टकराता है और कूद कर बाहर निकलता है। वो ज़ॉम्बीज़ से कहता है कि अगर समझ में आता है तो झुक जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। इसके बाद वो ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू कर देता है, एक एक का सिर काटता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि एक ज़ॉम्बी उसकी बात समझ पा रही है। एंडी समझ जाता है कि वो बाकी जैसी नहीं है। वो फैसला करता है कि उसी की मदद से वो स्पॉइल तक पहुंचेगा। लेकिन शेन उसे रोकते हुए कहता है कि वो बहुत ज्यादा रेकलेस हो रहा है। वो बताता है कि यूएमएस और नेगेटर्स में बड़ा फर्क है। नेगेटर्स को अपनी ताकत चलाने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं, लेकिन यूएमएस खुद नियम होते हैं। जो भी उनकी सीमा में आता है उनका रूल उन पर अपने आप लागू हो जाता है। तभी क्लो एंडी को बताती है कि उसके पेट पर कुछ लिखा है। एंडी नीचे देखता है और समझ जाता है कि ये एक टाइमर है। शेन और फूको अपने शरीर पर कुछ नहीं देखते तो शेन समझ जाता है कि एंडी स्पॉइल की रेंज में आ चुका है। फूको घबरा जाती है, लेकिन एंडी पूरी तरह शांत रहता है। वो फैसला करता है कि वो इंतजार करेगा और देखेगा कि स्पॉइल उसे कैसे स्पॉइल करता है। उसे लगता है कि इतना काफी नहीं होगा उसे मारने के लिए। जैसे ही टाइमर खत्म होता है, एंडी का शरीर सड़ने लगता है, लेकिन उसका शरीर उससे लड़ता है और वो आधा ज़ॉम्बी बन जाता है। तभी ज़ॉम्बी लड़की उससे बात करती है और अब एंडी उसकी भाषा समझ पा रहा है। एंडी अपने साथियों से कहता है कि वो उससे शादी करेगा। वो कहता है कि शादी के बाद वो स्पॉइल की जगह बता देगी। इधर एंडी आगे बढ़ जाता है। उसी समय फूको एक लड़के को देखती है जो उसे देखकर छुप जाता है। फूको उसके पीछे भागती है और एक अंडरग्राउंड सुरंग में घुस जाती है। वो सोचती है कि उसे उस बच्चे को बचाना है, लेकिन शेन उसे जबरदस्ती रोक लेता है और पीछे खींचता है। वो कहता है कि वो भी रेकलेस हो रही है। शेन उसे आगे बढ़ने से मना करता है क्योंकि वहाँ स्पॉइल की रेंज हो सकती है। उसे लगता है कि वो लड़का अब ज़ॉम्बी बन जाएगा। तभी बच्चों का एक समूह सामने आता है। सबके शरीर पर टाइमर लगा होता है। शेन नोटिस करता है कि उनके टाइमर्स में ज्यादा डिजिट्स हैं। उनका लीडर सोचता है कि शेन और फूको उन्हें मारने आए हैं क्योंकि वो ज़ॉम्बी बनने वाले हैं, लेकिन फूको सीधे उसके पास दौड़ती है। जैसे ही वो उसे छूती है, फूको के शरीर पर भी टाइमर आ जाता है। शेन समझ जाता है कि अब वो उसे छोड़ नहीं सकता। वो भी आगे बढ़ने का फैसला करता है। इधर हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी लड़की शादी के लिए सज चुकी है। एंडी उसे देखकर कहता है कि वो बहुत सुंदर लग रही है। लड़की उसे धन्यवाद देती है और कहती है कि उसका सपना पूरा हो गया। वो बताती है कि वो हमेशा वेडिंग ड्रेस पहनना चाहती थी। फिर वो एंडी से विनती करती है कि वो ज़ॉम्बीज को उनकी तकलीफ से आजाद कर दे। वो एक स्टैचू की तरफ इशारा करती है और एंडी से कहती है कि उसे मार दे। एंडी को याद आता है कि उसका आदेश स्पॉइल को पकड़ना है, लेकिन वो लड़की की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता है। वो स्टैचू पर हमला करता है। अचानक स्टैचू बदल जाता है और स्पॉइल जाग जाता है। पूरा चैपल तबाह हो जाता है। एंडी मलबे से बाहर निकलता है। वो देखता है कि ज़ॉम्बीज उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एंडी अपने मुक्के फेंकता है और बेल पर मारता है। वो ज़ॉम्बीज से कहता है कि बेल की आवाज का पीछा करें और स्पॉइल पर हमला करें। ज़ॉम्बीज का एक झुंड स्पॉइल की तरफ दौड़ पड़ता है। अब कहानी वापस फूको के पास आती है। बच्चों का लीडर अपना नाम बताता है, केन। वो कहता है कि वो सबसे बड़ा है, इसलिए सबकी जिम्मेदारी उसी की है। फूको उन्हें भरोसा दिलाती है कि वो मदद करने आए हैं। वो पूछती है कि यहाँ हुआ क्या था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि शहर के बीच एक काला गोला प्रकट होता है। वो लोगों से बात करता है और कहता है कि उन्हें स्पॉइल करना आसान है। वो अपनी ताकत छोड़ता है और पूरा शहर ज़ॉम्बी बन जाता है। लेकिन केन की टीचर बच्चों को बचा लेती है और उन्हें अंडरग्राउंड सुरंग में ले जाती है। वो बच्चों से कहती है कि उसकी चिंता ना करें। वो कहती है कि वो तब तक नहीं मरेगी जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। वो उन्हें समझाती है कि अपने सपनों पर ध्यान दें क्योंकि वही उन्हें स्पॉइल होने से बचाएगा। वापस प्रेजेंट में एक बच्ची रोने लगती है। केन उसके पास जाता है और देखता है कि उसका टाइमर खत्म होने वाला है। वो उसे याद दिलाता है कि वो फ्लोरिस्ट बनना चाहती थी। लड़की शांत हो जाती है और उसके टाइमर का नंबर अचानक बढ़ जाता है। केन फूको से कहता है कि इसी तरह वो नंबर्स बढ़ाते हैं। वो उससे पूछता है कि क्या वो उनकी मदद करेगी। उसी वक्त ऊपर से शोर सुनाई देता है। शेन समझ जाता है कि ऊपर कुछ चल रहा है। सब ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि एंडी स्पॉइल से लड़ रहा है। ज़ॉम्बीज उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर फूको हैरान रह जाती है, लेकिन शेन जानता है कि ज़ॉम्बीज स्पॉइल के सामने कुछ नहीं है। वो कहता है कि एंडी बस उन पर दया दिखा रहा है, उन्हें मरने से पहले लड़ने का मौका दे रहा है। तभी एंडी चिल्लाता है कि मेरी दुल्हन को संभाल कर रखो। बच्चे ज़ॉम्बी लड़की को पहचान लेते हैं। वो खुशी से कहते हैं कि वो उनकी टीचर है। एक ज़ॉम्बी फूको को छू लेता है और स्पॉइल की तरफ दौड़ पड़ता है। अचानक एक साइन बोर्ड गिरता है और उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। ये देखकर एंडी समझ जाता है कि ज़ॉम्बीज की कोई चांस नहीं है। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान आता है। वो ज़ॉम्बीज को आदेश देता है कि फूको को छुएं। वो कहता है कि फूको उन्हें बॉम्ब्स में बदल देगी। एंडी समझाता है कि यही जीतने का एकमात्र तरीका है, लेकिन फूको इस फैसले के सख्त खिलाफ होती है। लेकिन तभी टीचर फूको को गले लगा लेती है। उसी पल फूको को समझ आ जाता है कि इन ज़ॉम्बीज को अब बचाया नहीं जा सकता। ये सब इस लड़ाई में मरने के लिए तैयार है। फूको भारी दिल से प्लान के साथ जाने का फैसला करती है। टीचर स्पॉइल की तरफ दौड़ पड़ती है। केन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन शेन अपनी एबिलिटी से केन को जबरदस्ती रोक देता है। टीचर स्पॉइल के पास पहुंचती है और वो उसे कुचल देता है, लेकिन अचानक स्पॉइल का संतुलन बिगड़ जाता है और वो एक ऐसी इमारत से
से टकराता है जो गन पाउडर से भरी होती है। जोरदार धमाका होता है, लेकिन शेन जानता है कि इतना काफी नहीं है। स्पॉइल फिर से खड़ा हो जाता है। एंडी ज़ॉम्बीज़ को चिल्लाकर कहता है कि दबाव बनाए रखो। ज़ॉम्बीज़ दोबारा हमला करते हैं। फूको एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज़ को छूती है और वो सब बॉम्ब्स बन जाते हैं। वो स्पॉइल से चिपक जाते हैं और चारों तरफ लगातार एक्सप्लोजन्स होने लगते हैं, लेकिन स्पॉइल सब ज़ॉम्बीज़ को अंदर खींच लेता है और निगल जाता है। उसके चारों ओर एक रहस्यमयी एनर्जी फैल जाती है और वो अपने दूसरे फॉर्म में बदल जाता है। वो एंडी पर एनर्जी बीम चलाने वाला होता है, लेकिन शेन अपनी एबिलिटी से उसका निशाना चुकवा देता है। बीम जाकर स्टैचू ऑफ लिबर्टी से टकराती है और उसे एक ही वार में तबाह कर देती है। स्पॉइल उड़ने लगता है और भी बीम्स छोड़ता है। एक बीम एंडी के हाथ पर लगती है। एंडी तुरंत अपना हाथ काट देता है क्योंकि वो देख चुका होता है कि ये हमला जो भी छूता है उसे मिटा देता है। एंडी समझ जाता है कि ये हमला बेहद खतरनाक है। वो लड़ाई खत्म करने का सोचता है और सीधे स्पॉइल पर चार्ज करता है, लेकिन उसका शरीर फिर से सड़ने लगता है। स्पॉइल उस पर हमला करता है और एंडी जमीन पर जा गिरता है। स्पॉइल उसे लगातार पीटता है। फिर वो शेन और फूको से बात करता है। शेन अपनी एबिलिटी चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो काम नहीं करती। शेन पीछे हटने का फैसला करता है। स्पॉइल फूको से कहता है कि डिके के बिना दुनिया और भी बदसूरत है। वो कहता है कि डिके एक जरूरी नियम है, लेकिन इंसान उसे ठुकरा रहे हैं। वो कहता है कि इंसानी शरीर एक साल भी नहीं टिकता, फिर भी लोग उससे इतना लगाव क्यों रखते हैं। फूको जवाब देती है कि क्योंकि इंसानों को अपने सपनों के लिए अपने शरीर की जरूरत होती है। वो कहती है कि वो एक नॉर्मल लड़की बनना चाहती है और जिंदगी को खुलकर जीना चाहती है। वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हार नहीं मानेगी। जैसे ही वो ऐसा कहती है, उसके शरीर का टाइमर रीसेट हो जाता है। स्पॉइल ये देखकर चौंक जाता है। उसी पल शेन आगे बढ़ता है और स्पॉइल पर हमला कर देता है। वो बताता है कि उसका सपना पूरी सृष्टि में सबसे महान बनना है। वो स्पॉइल को चेतावनी देता है कि पास ना आए वरना उसका शरीर सड़ जाएगा, लेकिन शेन बताता है कि वो उसकी एबिलिटी समझ चुका है। वो समझाता है कि जब स्पॉइल फूको से बात कर रहा था तब उस पर कुछ नहीं हुआ। इससे वो नतीजा निकालता है कि स्पॉइल के शरीर के चारों ओर एक स्पॉइल फील्ड है, लेकिन जब वो अपना सिर बाहर निकालता है तब वो कमजोर हो जाता है। शेन बताता है कि उसके पास एक खास स्टाफ है। वो उसे फैलने का आदेश देता है और उसी से स्पॉइल पर हमला करता है। हमें पता चलता है कि शेन अपने स्टाफ की लंबाई मनचाही कर सकता है। स्पॉइल हैरान हो जाता है कि उसका शरीर खुद को शेन की तरफ क्यों बढ़ा रहा है। तभी हमें शेन की एबिलिटी का सच पता चलता है। जब टारगेट उसकी नजर के सामने होता है तो उसकी एबिलिटी एक्टिव हो जाती है और वो टारगेट को उसके इरादे का उल्टा काम करने पर मजबूर कर देती है। यानी जब स्पॉइल खुद को बचाने की कोशिश करता है तो वो और भी ज्यादा कमजोर हो जाता है। लेकिन इस एबिलिटी को चलाने के लिए शेन को अपने टारगेट से लगाव होना जरूरी है। एंडी सोचता है कि स्पॉइल को कैप्चर कैसे किया जाए। शेन बताता है कि स्पॉइल का एक कोर है, लेकिन वो उसे निकाल नहीं सकता क्योंकि पास जाते ही उसका शरीर सड़ जाएगा। स्पॉइल शेन से जूझता है और फिर से एनर्जी बीम चलाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। शेन स्पॉइल की ताकत पहचान लेता है और खुश हो जाता है। वो कहता है कि अब वो उस आदमी को ढूंढ पाएगा जिसे वो खोज रहा था। फूको सोचती है कि स्पॉइल की एबिलिटी कैसे रोकी जाए। एंडी समझाता है कि मॉइस्चर के बिना डीकॉम्पोजिशन नहीं हो सकता। वो हवा की नमी हटाने का सोचता है। उसके दिमाग में आता है कि एक्सप्लोजन से ये हो सकता है। वो फूको को छूता है और स्पॉइल की तरफ बढ़ता है, लेकिन एक्सप्लोजन की जगह जमीन फट जाती है और एंडी नीचे गिर जाता है। शेन दूसरी तरफ देख लेता है और स्पॉइल को मौका मिल जाता है। स्पॉइल उस पर हमला करता है, लेकिन शेन किसी तरह खुद को बचा लेता है। शेन समझ जाता है कि स्पॉइल धूल के बादल बना रहा है ताकि वो उसकी एबिलिटी इस्तेमाल ना कर सके। फूको सोचती है कि स्पॉइल को स्पेस में ले जाना चाहिए क्योंकि वहाँ मॉइस्चर नहीं होती। शेन बताता है कि वो उसे वहाँ ले जा सकता है। वो एंडी से कहता है कि स्पेस में वो स्पॉइल को हरा सकता है, लेकिन ऊपर जाते वक्त उसे स्पॉइल की एबिलिटी झेलनी पड़ेगी। शेन एंडी को सलाह देता है कि वो अपनी मेमोरीज अनलॉक करे। वो जानता है कि एंडी का पुराना रूप ये काम कर सकता है। एंडी थोड़ी देर सोचता है और शेन के प्लान के साथ जाने का फैसला करता है, लेकिन एंडी साफ कह देता है कि इसके कुछ शर्तें होंगी। शेन मान जाता है। वो स्टाफ उस दरार के अंदर फेंक देता है जहाँ एंडी उसे पकड़ लेता है। एंडी स्टाफ को फैलने का आदेश देता है और उसी के जरिए स्पॉइल को सीधा आसमान की तरफ उछाल देता है। एंडी अपनी मेमोरीज अनलॉक कर देता है। वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाते हैं। फूको इजुमो घबरा जाती है क्योंकि उसे याद आता है कि मेमोरीज अनलॉक करने के बाद एंडी अनस्टेबल हो जाता है। शेन ये बात जानता है। वो फूको से कहता है कि अब वो उस आदमी से मिलने वाली है जिसने अनगिनत बैटलफील्ड्स में विक्ट्री दिलाई थी। स्पॉइल बताता है कि वो मॉइस्चर के बिना भी एनर्जी बीम्स चला सकता है। वो एंडी के सिर पर हमला करता है, लेकिन एंडी तुरंत रीजेनरेट हो जाता है। उसका रूप बदलने लगता है। एंडी स्पॉइल से कहता है कि वो उसके सामने टिक ही नहीं सकता। वो अपनी 2 उंगलियां चलाता है। दोनों रीजेनरेट होकर उसकी कॉपीज बना लेती है और स्पॉइल के शरीर को बुरी तरह चीर देती है। एंडी इसका कोर निकाल लेता है और हाथ छोड़ते हुए कहता है अब मजा आएगा। कट होता है शेन पर। वो बच्चों से कहता है कि वे उस जगह से हट जाएं क्योंकि अब उन्हें रेस्क्यू किया जाने वाला है। स्पॉइल का कोर जमीन पर आ गिरता है। एंडी का शरीर उसके हाथ से रीजेनरेट होकर पूरा बन जाता है। शेन फूको को पीछे रहने को कहता है और मुई को कोर उठाने का आदेश देता है, लेकिन एंडी के अंदर अब एक अलग ही जंग चल रही होती है। वो अपने दूसरे रूप से कहता है कि वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है और उसके लिए मरना नामुमकिन है। वो फूको की तरफ बढ़ता है और पूरे हालात के लिए उसी को दोषी देने लगता है।